नमस्कार, मैं हूं ललित अंबारदार। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर के वो जो गुपकार गैंग, बाय द वे आज गुपकार अलायंस बन गई है, गुपकार गैंग को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, भारत के सिटीजन्स को, भारत की सरकार, केंद्रीय सरकार बातचीत करने के लिए बुलाती है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये कश्मीर के बारे में है, कश्मीर जहां पे पिछले 70 साल से इस्लामो फैशिस्टिक एक इकोसिस्टम पल रहा था 370 और 35A की नाक तले, 370 और 35A की वजह से, जिसकी वजह से जम्मू के डोगरा लोगों को कश्मीर के जो इस्लामिक पॉलिटिशियंस है, इस्लामिक पॉलिटी है, उसका गुलाम बना दिया था। लद्दाख के राष्ट्रभक्त लद्दाखियों को इन्हीं कश्मीर केंद्रित, कश्मीर सेंट्रिक इस्लामिस्ट पॉलिटी का गुलाम बना दिया था। कश्मीरी हिंदुओं को ना ही खाली सब्जुकेट किया गया था कश्मीर के अंदर, बल्कि वो इसी इस्लामिस्ट पॉलिटी की वजह से जो वहां पे कश्मीर जहाद शुरू हुआ उसके शिकार हुए, उनका नरसंहार हुआ। और इन्हीं सब लोगों को इसी केंद्रीय सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जब वो ऐतिहासिक कदम लिया, 370 को जब हटा दिया, तो उस वक्त इन्हीं लोगों को, इन सब लोगों को, इनके अलावा कई और लोगों को, उनको हिरासत में रख लिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि इनकी वजह से शहर के अंदर, कश्मीर के अंदर वहां पे अमन भंग हो सकता है, शांति भंग हो सकती है। क्या वजह है कि इन्हीं लोगों को, जिनको आज तक आप ये समझते रहे कि इनकी वजह से कश्मीर बर्बाद हुआ, आज आपने इनके लिए इतना बड़ा इनविटेशन भेजा, इनको बातचीत करने के लिए बुलाया। आपको क्या लगा था? रस्सी जल गई? नहीं, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। शायद रस्सी जली ही नहीं, और मुझे तो लगता है कि शायद रस्सी जलाने की कोशिश भी नहीं की गई। क्या हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर में जो इस्लामिस्ट पृथकतावाद है, वो हिंदुस्तान की भविष्य के लिए, हिंदुस्तान को सर्वाइवल के लिए, हिंदुस्तान की सस्टेनेंस के लिए जरूरी है? क्या इसी वजह से हम उनको इतना बर्दाश्त कर रहे हैं? आपने आज उनके तेवर देखे? किसी तरीके से लग रहा था कि ये बदला हुआ कश्मीरी पॉलिटिशियन है? नहीं। और तो और वो जो महबूबा मुफ्ती, जो पीडीपी की चीफ है, उन्होंने तो इतनी हद कर दी, तो वो इमरान खान के स्पोक्स पर्सन बन गई कि इमरान खान से, पाकिस्तान से भी बातचीत कर लो। और तो और कहते हैं आप तालिबान के साथ बात कर रहे हो तो हमारे लोगों से बात क्यों नहीं करते हो? और तो और कहती है कि हमें इस खत्ते में, आप समझ रहे हैं, वो खत्ते की जब बात करते हैं, इसका मतलब इस रीजन में, वो कश्मीर की बात नहीं कर रही है, वो रीजन की बात कर रही है। और रीजन में कौन सा आता है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान। वो कहती है कि अगर आपको इस इलाके में हमको अमन चाहिए तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। अरे आपने अपने पिछवाड़े, अपने आंगन में पूरा बर्बाद करके रख दिया। पिछले 70 साल से, 30 साल से तो आग लगा रखी है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के मूल निवासी जो कश्मीरी हिंदू हैं, उनको तो आपने घर से बेघर कर दिया, नरसंहार हुआ उनका। तो आपको पूरे खत्ते की शांति की पड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान की सेकुलर लेफ्ट लिबरल पॉलिटी और सेकुलर लेफ्ट लिबरल सोच ने कश्मीर के अलगाववाद को मेन स्ट्रीम कर दिया था, वो सो कॉल्ड कश्मीरियत, इंसानियत और डेमोक्रेसी के नाम से। लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे साथ पूरा 130 करोड़ हिंदुस्तान है, जब मैं ये बोलता हूं, भगवान न करे अगर आज नरेंद्र मोदी भी चाहे 370 और 35A को दोबारा लाने के लिए, वो नहीं ला सकते, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जो ऐतिहासिक कदम लिया है, वो इसलिए किया क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने उनको वोट दिया था इसके लिए। क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान को अगर आंतरिक सुरक्षा का जो खतरा है, वो इस्लामाबाद से आता है, और इस्लामाबाद की शुरुआत, उसकी जड़ कश्मीर है, और उसकी जड़ 1947 है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि हमारा कश्मीर के ऊपर ये हक इसलिए है क्योंकि वहां मुसलमान है, और इसलिए क्योंकि ये पार्टीशन का, विभाजन का अधूरा एजेंडा है। कश्मीर के जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम, उनका भी यही है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो पीडीपी है, वो हवा में से नहीं बातें कर रहे हैं,
जहां तक वो 370 और 35A लगाने से दिल्ली और श्रीनगर के बीच में जो जो खाई है उसको और बड़ा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोलो, इरेलीवेंट बॉर्डर कर दीजिए, तिजारत कर दीजिए, बस चलाइए, ट्रेन चलाइए, पीपल कांटेक्ट कीजिए पाकिस्तान के साथ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम रिपब्लिक है। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के आधार पर बना हुआ था। वही टू नेशन थ्योरी पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर फल फूल रही थी। छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था क्योंकि 370 और 35A जो हमारे तत्कालीन नेहरू एंड कांग्रेस ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिफ्ट में दिया था। मैं नरेंद्र मोदी सरकार से यह पूछना चाहता हूं, सर हमें आप पे पूरा विश्वास है, हमने आपको वोट दिया है, हम लोगों में से कई लोगों ने थोड़ा सा मॉडेस्ट कंट्रीब्यूशन भी किया है कि आपको आपकी जो जर्नी गुजरात से दिल्ली की रही और दिल्ली में फिर आपकी जो इतनी शान के साथ आपकी जो जीत हुई, क्योंकि आप भारतीयों के शरणार्थियों के दिल को छूते हो। हम नहीं चाहते कि जो आपने 5 अगस्त 2019 को इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया उसको किसी भी प्रकार की उस ऐतिहासिक दिन को कोई क्षति पहुंचे। हमें लग रहा है कि आपको गलत इन्फॉर्म किया जा रहा है। हमें लगता है कि आपका जो बीजेपी का जो यूनिट है जम्मू कश्मीर का, और परिवार का, संघ परिवार का जो यूनिट है बीजेपी को जो जम्मू कश्मीर को देख रहा है, उनकी तरफ से आपको ग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सब लोग ये सोच रहे थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे लद्दाख के राष्ट्रभक्तों को आजादी मिली कश्मीर के इस्लामिस्टों से, उसी प्रकार से जम्मू के डोगरा लोगों को भी आजादी मिलेगी, उनका जीवन को एक अलग से राज्य घोषित करके। आपने जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जब बोला कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है ये अभी हुई है, जब आपने 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी, तब आपने ये भी कहा था कि पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे भी चलेगी। हमें पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास था और अभी भी है कि वो पुनर्गठन की जो कार्रवाई लॉजिकल कंक्लूजन पर तभी पहुंचेगी जब आप जम्मू के अंदर जम्मू के डोगरा लोगों को जम्मू के लिए एक अलग राज्य घोषित करेंगे, और कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के लिए, वापस आने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, उनका जिनोसाइड रिवर्स करने के लिए आप पनुन कश्मीर की यूनियन टेरिटरी कश्मीर के अंदर बनाएंगे। ये सिर्फ कश्मीरी हिंदू और डोगरा लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको कश्मीर के अंदर इस्लामाबाद की रीढ़ तोड़नी है, क्योंकि ये मत भूलिए कश्मीर उसी इस्लामिस्ट आर्क का हिमालयन बिंदु है जो मिडिल ईस्ट से उठती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरती हुई कश्मीर में हिमालय उसका एंड है। उनकी नजर गजवाए हिंद के अंतर्गत दिल्ली के लाल किले पे है। तो जब आप जम्मू को पूर्ण राज्य देते हैं तो आप कश्मीर की इस्लामिस्ट पॉलिटी को, इस्लामिक ज्योग्राफी को छोटा करते हैं। आपने लद्दाख कर दिया ना, अब आप पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा देखिए जम्मू और कश्मीर को मिला के उससे कई गुना ज्यादा लद्दाख का क्षेत्र है। बिना वजह हमने इस मुसीबत के साथ जोड़ दिया था लद्दाखियों को। और अभी जम्मू को जब अलग अलग करते हैं आप, तो आप जम्मू के लोगों को भी वो इज्जत देंगे जो वो चाहते हैं। वो अनकंडीशनल इंडियंस हैं। उनको श्रीनगर के गुलाम क्यों बना के रखना है हमने? और इसी प्रकार से कश्मीरी हिंदू का नरसा, पहले तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कश्मीरी हिंदू के नरसंहार को औपचारिक तौर पे मान लेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि जब आप करते हैं ऐसा तो आपको एक जेनोसाइड ट्राइबल बिठाना पड़ेगा। उस जेनोसाइड ट्राइब्यूनल बिठाना पड़ेगा। उस ट्राइब्यूनल में आपको उन सब लोगों की तहकीकात करनी होगी जो खाली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे मर्डर, रेप और मास मर्डर में। वो लोग भी जो उस वक्त दिल्ली में और श्रीनगर में जो उस वक्त सरकार के इंचार्ज थे। फारूक अब्दुल्ला उस वक्त तो चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का। उनकी राजीव गांधी के साथ कांग्रेस की अलायंस थी जम्मू कश्मीर की सरकार में। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सैयद होम मिनिस्टर था। जस्टिस इंटरनेशनल लॉ ऑन जिनोसाइड यह मांगता है कि अगर आपने तहकीकात करनी है तो तहकीकात के लिए वो सब लोग, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, अगर वो किसी ना किसी तरीके से उस जिनोसाइड के साथ लिंक्ड है तो तहकीकात होनी चाहिए, चाहे वो मरणोपरांत क्यों ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिनोसाइड की प्रक्रिया, ये जिनोसाइड का एक एस्पेक्ट है, वो रिपीट करता है, दोहराता अपने आप। अभी जो बंगाल में हो रहा है वो कोशिश है उसी जिनोसाइड को, उसको रेप्लिकेट करने की, उसको दोबारा दोहराने की कोशिश हो रही है। और साथ में यह भी हो रहा है
कि सेकुलर कॉन्शियस जो है चुप पड़ी है, जो बंगाल में हो रहा है, जो वहां पे हिंदू के साथ हो रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया जो कश्मीर में हुआ, जो कश्मीरी हिंदू का साथ हुआ, वो नरसंहार था। जब आप करते हैं तब आपको इस गुपकार गैंग के आपके सजदा नहीं करने पड़ेगा। ये पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है कश्मीर के अंदर, आपको हैरानी क्यों हो रही है? पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सेल्फ रूल का डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर तो साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए कश्मीर के अंदर। और ये जो फारूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो तो ओरिजिनल इस्लामिस्ट है कश्मीर के। शेख अब्दुल्ला ने तो खुद अपनी किताब के आतिश चिनार में लिखा था कि कश्मीरी हिंदू फिफ्थ कॉलमनिस्ट है, यानी कि हिंदुस्तान दुश्मन देश है और दुश्मन देश के जो एजेंट्स है कश्मीर के अंदर, वो कश्मीरी हिंदू है। उनका जो लोकसभा के अंदर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने तो लेजिस्लेचर असेंबली में, जिसका वो खुद स्पीकर रख चुका है कश्मीर के अंदर, उसने वहां पे बोला था पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर जब पत्रकारों ने पूछा कि क्यों बोला, उसने बोला कि मैं मुसलमान, मैं भावुक हो गया। ये है इनकी प्रवृत्ति। मैं बार बार कहता हूं, कश्मीर के अंदर जिसे आप मेन स्ट्रीम समझते हैं, उनका रिश्ता पाकिस्तान से वही टू नेशन थ्योरी का है, सुप्रेमेसी एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो हजार बार बोलते हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। अभी जो आज उनके तेवर देख रहे हैं, 2 दिन से उनके तेवर देख रहे हो, आपने उनको दोबारा जिंदा कर दिया। आप क्या सोचे, इनकी वजह से आप कश्मीर के अवाम को, जो कश्मीर में जो समझदार लोग, जो कुछ मुसलमान लोग जो वहां पे वाकई तंग आ चुके हैं कश्मीर जहाज से, उनको अपील करने की कोशिश करो। नहीं, आप उनको फिर दूर करो अपने आप से। क्योंकि जब फारूक अब्दुल्ला लास्ट इलेक्शन में, देखिए इसके वोट कितने आए थे, 14 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में, 14 लाख की इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख की थोड़े से ज्यादा वोट आए इनके, और ये पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के ठेकेदार बन गए। जम्मू के अंदर अभी हमारा जम्मू डेमोग्राफिक बॉर्डर है। आपने ये सोचने की कोशिश भी नहीं की कि जम्मू के जो राष्ट्रभक्त हैं उनसे कभी बातचीत की जाए। आपने कभी कोशिश नहीं की कश्मीरी हिंदुओं के साथ बातचीत की जाए, उनके क्या मसले हैं। और आप उन लोगों को बुलाना चाहते हैं जो जड़ है इस फसाद के, जो कश्मीर के अंदर जिन्होंने तबाही मचा के रखी है पिछले 70 साल से, 30 साल से तो आग लगी हुई है। कश्मीर जहां हिंदुस्तान को ब्लीड कर रहा है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई तहसील नहीं, कोई जिला नहीं जहां से एक लड़का कश्मीर के नाम शहीद ना हुआ हो। आप उन्हीं के साथ बातचीत कर रहे हो जो कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद के फ्रंट है, फुट सोल्जर्स हैं हुर्रियत के ये लोग। आप देखिए ग्राउंड पे क्या बोलते हैं लोग कश्मीर के अंदर। आप इनकी भाषा यह मत सोचे कि दिल्ली के अंदर ये राम के भजन भी गाते हैं। इनका चेहरा कश्मीर के अंदर वही जिन्ना का चेहरा होता है, दिल्ली के अंदर बदल जाते हैं, रुख बदलते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती ऐसा भी नहीं करती। उसका रुख जो कश्मीर के अंदर था वो दिल्ली में भी यही होगा। कल देखिएगा आप, वो दिल्ली में भी यही बोलेंगी। तो क्या बदला, क्या बदला? आपने एक मरे हुए जानवर को फिर आपने जिंदा करने की कोशिश की जो कश्मीर के अंदर है। कश्मीर पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। आपने जब महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, आपने खुद बोला था उसके बाद में कि वो गलत थी, वो महामिलावट था। तो नरेंद्र मोदी सर, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? आपकी जो, हम नहीं चाहते हैं, कश्मीर हिंदुस्तान की सुरक्षा का मामला है, लेकिन आपके द्वारा यह भी जरूरी है, हिंदुस्तान आपके लिए आपसे समर्पित है, क्योंकि कई सैकड़ों वर्षों के बाद दिल्ली में एक सनातनी सोच की व्यवस्था आई हुई है। हम नहीं चाहे ये व्यर्थ जाए, लेकिन कोशिश हो रही है, आपको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं मालूम ये अंदर से हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, लेकिन ये जरूर बता रहा हूं, जो कश्मीर के अंदर आपका जो परिवार है, आपकी जो पार्टी है, वो आपको मिसलीड कर रहे हैं। आपने हमारे नवरे के दिन, जब आपके जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी का जो यूनिट है, उन्होंने बोल दिया कश्मीरी हिंदुओं का वापस आना शुरू हो गया है। चैत्र मास्य शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन नवरे, पूरे सनातनी नवरे होता है, पूरा नववर्ष होता है। शीतलनाथ मंदिर के अंदर बोला कि कश्मीरी हिंदुओं का वापस आना शुरू हुआ। किससे पूछ के? क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि आप जानवरों की तरह डिक्लेयर करोगे भैया इनका वापस आना शुरू हो गया? हम वापस जाएंगे। तभी 30 साल से हमने कश्मीर की मशाल बुलंद रखी है, जिंदा रखी है। हमें गर्व है कि आज की तारीख में हम पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो 370 हटा, उसमें हमारी भूमिका रही है। आपको कश्मीर का पुनर्गठन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी भारत की सुरक्षा के लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है।
कश्मीर के अंदर अभी आपका डेमोग्राफिक बॉर्डर नहीं है। महबूबा मुफ्ती ये वही है जो कह रही थी कि यहां पे आपको अगर भारतीय तिरंगा लगाना तो उसके लिए कंधा ढूंढना पड़ेगा। हम कश्मीरी लोग उसी तिरंगे को छाती पे लेकर घूम रहे थे। अब कश्मीर के अंदर आपके पास अभी डेमोग्राफिक बॉर्डर नहीं है, वहां सुरक्षा के बहुत कड़े नियम है, सुरक्षा की बहुत पुख्ता बंदोबस्त है, इसीलिए कम से कम वहां पे हमले हो रहे हैं। लेकिन जम्मू आपका डेमोग्राफिक बॉर्डर है, उनको तो आजाद कर दीजिए, उनको तो कश्मीरी इस्लामिस्ट से छोड़ दीजिए। और ये समझ भी यही कहती है, बड़ी समस्या को छोटा बनाना ये एक समझदारी होती है। जब आप बोलते हैं, पहले बोल रहे थे जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। अब लद्दाख आपने क्या बहुत बड़ा काम किया, नमन है आपका। अब आपको जम्मू अलग कर दीजिए तो आपकी प्रॉब्लम जो है 30% रह जाएगी। एक तिहाई तो लद्दाख निकल गया, एक तिहाई जम्मू निकल जाएगा, एक तिहाई आपका कश्मीर रह गया। उसके अंदर भी आपको ये एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है कि आप कश्मीर को दो भागों में बांटिए। वहां पे कश्मीरी हिंदू के लिए पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनाइए, जहां पे दिल्ली की सरकार कश्मीरी हिंदुओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जिम्मेवार होगी, ना कि मुफ्तीज और अब्दुल्लास। इनकी जो कर्म कार्य भूमि है ना, उसको छोटा से छोटा कर दीजिए। ये वहाबी इस्लामिज्म की प्रॉब्लम है, ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है। जहां पर भी जहादी जंगें चल रही है वहां पे ये वहाबी सुन्नी मुसीबत है ये। लेकिन आज की तारीख में पूरे सऊदी अरबिया जहां से वहाबीज्म शुरू हुआ, वो ऐसे कदम उठा रहे हैं कि इस वहाबीज्म को खत्म करने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम लोग क्यों कश्मीर के अंदर फिर दोबारा इसी वहाबीज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी बातचीत चल रही है तालिबान के साथ बात होने की। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि तालिबान और कश्मीर जुड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी के ऊपर। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास है। शक अगर है तो, डर अगर है तो सिर्फ उन एडवाइजर्स का जो शायद नरेंद्र मोदी को ग्राउंड रियलिटीज के बारे में बता नहीं रहे हैं। शायद गलत लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं, गलत एडवाइजर्स हैं जो उनको एडवाइस कर रहे हैं। नहीं तो मैं नहीं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे यही देखते हुए कि बंगाल के अंदर क्या हालत हो रही है। और नरेंद्र मोदी, मुझे नहीं लगता कि इसी गुपकार गैंग, जिसको हमने बार बार गुपकार गैंग बोला, आज वो कैसे बीजेपी के प्रवक्ता उसको गुपकार एलायंस बोल रहे हैं। दिन 24 घंटे में सारी भाषा बदल गई। मैं नहीं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को फिर 1 साल 2 साल के बाद बोलना पड़े ये भी महामिलावट थी। आप तालिबान के साथ जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, भारत के जो अफगानिस्तान के अंदर खाली हमारे जो हमने इन्वेस्टमेंट किए, जो हमारे एसेट्स है, खाली वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा वहां पे हिंदू और सिख जो कुछ बचे हुए हैं अभी तक अफगानिस्तान में, उनकी भी हमें जिम्मेवारी है। आपको अगर लगता है कि तालिबान के किसी धड़े के साथ बातचीत करने से हमें हमारे एसेट्स, हमारे जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान के साथ के अंदर सिक्योर हो सकते हैं, और हमारे जो हिंदू और सिख वहां पे है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अगर आपको कुछ कदम लेना है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। आप इनके बहकावे मत आइए कि तालिबान के साथ बात हो रही है। आप हर उस शख्स के साथ बात करेंगे जो हिंदुस्तान के साथ के काम आएगा। जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त हो सकता है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक दोस्त क्यों ना हो। काबुल के अंदर आप बात कर रहे हैं, सबको बताना चाहिए। काबुल के अंदर पिछले साल जो गुरुद्वारे के अंदर, गुरुद्वारे में सिखों का 35 सिखों का कत्ल हुआ, उसके अंदर 2 जहादी केरला के थे, हिंदुस्तानी केरला के 2 जहादी थे, वो एक कश्मीर का जहादी था, कश्मीर से जहादी गया था। तो जो इस्लामिज्म की प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर में नहीं है। इस्लामिज्म की प्रॉब्लम अगर आप कश्मीर में नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। अभी टीएमसी के एक लीडर ने इलेक्शन के दौरान वेस्ट बंगाल में बोला था कि हम इतने हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 3 पाकिस्तान बना सकते हैं। यह इनकी मानसिकता है। अब ये पाकिस्तान नहीं मांगेंगे। अब इनकी मानसिकता, चाहे वो केरल के इस्लामिस्ट हो, कश्मीर के इस्लामिस्ट हो, और जो उस हैदराबाद का इस्लामिस्ट हो, जो बंगाल का इस्लामिस्ट हो, उनकी नजर हिंदुस्तान की इस सरजमीन के ऊपर है। वो इसको दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी सनातनी संस्कृति को अगर बचाना है तो हमें यह समझना पड़ेगा, वी हैव टू टेक दिस प्रॉब्लम हेड ऑन। दुनिया भर में इसको हेड ऑन लिया जाता है, हम यहां पे क्यों कर रहे हैं ऐसा? आज हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें अभी तक मालूम नहीं कि आपका एजेंडा क्या, आप क्या बातचीत करने वाले हैं, लेकिन एक हिंदुस्तानी, मुझे हक है
आपसे ये उम्मीद करने का कि आपकी बातचीत वहां पे ये होगी कि जो जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन जो लद्दाख के साथ हुआ, अब आगे ले जाया जाएगा, जम्मू को अलग राज्य बनाया जाएगा और कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेंगे, जहां पे कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे रिहेबिलिटेट किया जाएगा। आप कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को एक्नॉलेज करेंगे, उसको ट्राइब्यूनल बिठाएंगे। आप डिलिमिटेशन का प्रोसेस रोकेंगे। अभी क्यों? क्योंकि 2011 का जो सेंसस है जम्मू कश्मीर का, जो बीजेपी है वो खुद उसको फ्रॉड बोलते रहे हैं। क्या जरूरी है हमें कि अभी डिलिमिटेशन हमें उसी 2011 वाले सेंसस पे करना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान के अंदर ताजा सेंसस हो रहा है, हम एक साल क्यों नहीं वेट कर सकते कि असली शक्ल हमारे सामने आई होगी? क्योंकि पीछे वाले जो फ्रॉड वाला जो सेंसस था उसमें जम्मू की पॉपुलेशन को कम दिखाया गया था और कश्मीर की पॉपुलेशन को बढ़ता हुआ दिखाया था, यानी जम्मू की पॉपुलेशन कम हो गई। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा खास इवन तहसील भी होगा जहां की जनसंख्या कम होगी। कोई भूचाल नहीं आया, कोई सूखा नहीं पड़ा। क्या हो गया? अगर जनसंख्या कम होनी चाहिए थी वो कश्मीर की होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां से 5 लाख हिंदुओं को, मूल निवासियों को वहां से बेदखल कर दिया गया था, घर से निकाल दिया गया था, नरसंहार किया गया था उनका। वो जम्मू में रहते हैं, उनकी जनसंख्या जम्मू में ऐड होनी चाहिए। डोगरा लोगों की जनसंख्या भी बढ़ गई होगी, ये नेचुरल है। तो 2021 का जो सेंसस है वो अगर फ्रॉड है तो उसके आधार पे हम लोग क्यों डिलिमिटेशन करें? क्या फिर वही पुरानी शराब नई बोतल में उतार के दे रहे हैं कि वही मुफ्तीज और अब्दुल्लाज पूरे जम्मू कश्मीर की जो मुस्तकबिल है, भविष्य है, जिंदगियां हैं, उनके हाथों में सौंप देंगे, जिनका एजेंडा यही है? फारूक अब्दुल्ला का जो एजेंडा क्या है? क्या बोला था लास्ट इलेक्शन में उसने? हमारे बच्चे नौकरी के लिए नहीं मरते, टूरिज्म के लिए नहीं मरते, कौम के लिए मरते हैं। वही कौम जिन्ना की टू नेशन थेरे वाली कौम। और आप लोग कह रहे हो डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। कश्मीर क्या डेवलपमेंट नहीं था? कश्मीर को तो बिहार से 10 गुना ज्यादा सेंटर की तरफ से सब्सिडी मिलती थी, और वो भी बिल्कुल लोन नहीं, ग्रांट मिलता था। आज की तारीख में एक आम कश्मीरी मुसलमान का जीने का स्तर कई गुना ज्यादा है किसी भी बाकी हिंदुस्तान के अंदर। उसके बावजूद आप लोगों ने यह रट बना रखी है कि 370 और 35 से हटाने से वहां पर डेवलपमेंट आएगी। डेवलपमेंट आएगी तब आएगी, 370 और 35 ए के हटाने से डेवलपमेंट नहीं आएगी। वहां पे 370 और 35 ए हटाने से आपने उस प्रक्रिया का आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत कश्मीर के अंदर उस प्रक्रिया का आरंभ किया जो तोड़ेगी उस मानसिकता को जो पिछले 30 साल से कश्मीर के अंदर फल फूल रही थी। एक इस्लामो फैशिस्टिक इकोसिस्टम फल फूल रहा था कश्मीर के अंदर। कश्मीर का आम मुसलमान को एक ऐसी अफीम पिला दी गई थी अलगाववाद की। पहले वो प्लेबिसाइट हुआ था, फिर आजादी आ गई, फिर आपका ये कश्मीर जहाद शुरू हो गया। वहां पे आप लोगों ने यही इस्लामवाद, इस्लामिक सेपरेटिज्म की वो जो अफीम पिलाई थी, उस वजह से वहां पे जो ये मानसिकता फल फूल रही है। ये बहुत लंबी बीमारी है, 70 साल की बीमारी है कंटेम्प्रेरी सेंस में। इसको दुरुस्त करने के लिए वक्त लगेगा। इससे कश्मीर जहाद खत्म नहीं होगा। कश्मीर जहाद मिलिट्री प्रॉब्लम है, बार बार हम इस बात की स्ट्रेस कर रहे हैं। उसको मिलिट्री तरीके से खत्म करना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनाने से आपका कश्मीर जहाद बंद नहीं होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। वही पत्थरबाजी दोबारा शुरू होगी वहां पे। इसलिए आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, कश्मीर के अंदर जितने ये जो अलगाववादी है उनके पंख काटने की जरूरत है, ना कि उनको दोबारा से दूध पिलाने की जरूरत है। काफी 70 साल से हमने इन सांपों को दूध पिलाया है। अभी आप वहां पे जो करना है पहले कश्मीर जहाद के बारे में सोचिए। उसके लिए हमें एलओसी के पार, इस जहद का जो थिएटर है पार ले जाना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान को उसी तरह से ब्लीड करें जैसे उसने हमें 30 साल से हमें ब्लीड करके रखा हुआ। गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराना है। हमें जो खबरें आ रही हैं वहां से, ये जो अभी कह रहे हैं कि बहुत, इसका हवाला भी दिया जा रहा है कि आप लोगों ने बात की पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया। मुझे यकीन है आपने सीज फायर नहीं मांगा, आपने उनको अपने जूते की नोक पे पाकिस्तान से मनवाया। ठीक है, हम सीज फायर करेंगे, लेकिन ये सीज फायर, मुझे पूरा विश्वास है हमारे जो सुरक्षा के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसका संज्ञान ले रहे हैं। क्योंकि जो खबरें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आ रही है, वहां पे पाकिस्तान इस सीज फायर टाइम को एक स्ट्रेटेजिक लल की तरह यूज कर रहा है।
वहां पे वो सिविलियन एरियाज में हथियारबंदी कर रहे हैं, और इसका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं आखिरी, प्लीज डू नॉट नरेंद्र मोदी सर, आपसे प्रार्थना है, प्लीज कुछ ऐसा मत होने दीजिए जिसकी वजह से आपको फिर दोबारा बोलना पड़ेगा कि यह महामिलावट थी। हमें आप पे गर्व है, हमें भारत को आपकी जरूरत है, आपके कई वर्षों तक आपकी जरूरत है। और यह भी आपको बताना चाहता हूं, आपने अपने अपोजिशन को, अपने प्रतिद्वंदियों को, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अपोजिशन पार्टीज, इनको इतना ध्वस्त करके रखा हुआ, अगले कई दशकों तक वो खड़े नहीं हो सकते। अगर खतरा है तो मुझे आपके सलाहकारों का, आपके परिवार के अंदर, आपके अंदर जो लोग हैं पार्टी के अंदर, जो शायद कुछ थोड़े महत्वाकांक्षी हो गए, जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज हमें अभी तालिबान, अगर पाकिस्तान के अंदर जो बातचीत चल रही है, मुझे मालूम है, मुझे आपकी जरूरत है दिल्ली के अंदर, क्योंकि आने वाला विंटर, अगर सितंबर तक अमेरिकन और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल जाती हैं तो अफगानिस्तान का बुरी हालत होने वाली है। और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आप अफगानिस्तान के जो प्रोग्रेसिव आजकल की जो लोग हैं उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमने नॉर्दर्न अलायंस को भी समर्थन दिया था, हमने तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, हमने वहां पे नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन दिया था, उनको डिप्लोमेटिक हमने यहां पे रिकॉग्निशन दी थी। इसी प्रकार से जो आज की तारीख में जो आज के अफगानिस्तान की सरकार है, ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर वो तालिबान के साथ कुछ समझौता करना चाहिए, करना चाहते हैं जिसमें उनकी हां होगी, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन हम अपने तौर पे, मुझे पूरा विश्वास है, हम कोई साइड में उनके साथ ऐसा कुछ एंगेजमेंट नहीं करेंगे जिसकी वजह से मुझे आजकल के जो वहां के जो नौजवान है अफगानिस्तान के, जो भविष्य अपना हिंदुस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, पढ़ाई हो, उनकी मिलिट्री और पुलिस की ट्रेनिंग हो, वो हिंदुस्तान में अपना दोस्त ढूंढते हैं, हम उनको अबंडन नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की औरतों को हम अबंडन नहीं करेंगे। अगर तालिबान का कोई धड़ा ऐसा बदल चुका है कि औरतों को इक्वल दर्जा देने के लिए तैयार है, हम उनके साथ हो सकते हैं। और खासकर वो तालिबान का धड़ा जो पाकिस्तान का दुश्मन है, अगर वो हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं और अफगानिस्तान को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। आप अफगानिस्तान के ऊपर जो भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है आपका, जो भी आपको बातचीत करनी है, आपका पूरा अधिकार है। प्रधानमंत्री आप देश के, जो आपको सोचना करना चाहिए, वो किसी अपोजिशन के प्रोवोकेशन में मत आइए। आप क्यों करें, क्या करें, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेवारी है। मुझे सिर्फ इंटरनल कश्मीर के अंदर, अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिस्ट जो फिसिपरसनेस है, अलगाववाद है, उसको अगर कंट्रोल हमें करना है, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आंतरिक खतरा है, उसको अगर हमने कंट्रोल करना है तो कश्मीर में उसकी एग्जाम्पल सेट करनी होगी। कश्मीर में इस्लामिस्ट अलगाववाद को नष्ट करना होगा, तोड़ना होगा, जितना हो सके उसको सीमित करना होगा, ज्योग्राफिकली और भी किसी तरीके से। लेकिन अभी जो हो रहा है, जो आपने जो उनको बुलाया, मैं समझता हूं कि हम लोग कई महीने पीछे चले गए, हम लोग कई महीने पीछे चलेंगे। अगर आप परसों जब भी मुलाकात वहां पे मीटिंग होगी, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, जो ये लोग यहां से आए तो सिर उठा के आए, वहां से वापस जाए तो आंखें नीचे करके जाए, ना कि इमरान खान के ये दावे के साथ यहां बोले कि ये लोग इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव थे दिल्ली के अंदर और हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने बातचीत की। ऐसा होके ना जाए। अगर इनको तोड़ना है, अच्छी तरह से तोड़िए, ताकि जम्मू कश्मीर आजाद हो इन लोगों से। बहुत बर्बाद कर दिया उन्होंने जम्मू कश्मीर को अभी तक। जज्बाती हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि बात ही ऐसी है। हम लोग ये मानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की सनातनी रिवाइवल जो है, उसके अंदर अगर कोई भी अड़चन आएगी तो ये इस्लामाबाद की हो सकती है। इस इस्लामाबाद को अगर रोकना है तो हमें कश्मीर जहाद को तोड़ना होगा, और हमें सनातनी सॉलिडारिटी जो है उसको कायम करना है, जातिवाद को छोड़ना है। हम सनातनी हैं, सिर्फ सनातनी हैं, और हिंदुस्तान प्रथम, भारतीयता प्रथम, मेरा धर्म मेरा राष्ट्र प्रथम, ये है। ये सोच लेके चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी अकेले होने नहीं देंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की समीक्षा 5 साल के बाद नहीं होगी, ये मैं बार बार कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी की समीक्षा हर दिन प्रतिदिन होगी। जिस दिन हमें लगेगा कि वो नहीं कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये गलत है और ये सही क्या है। बाकी हम लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये आज की बातचीत दिलचस्प लगी
मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को सेव करेंगे, इसको कमेंट करेंगे और इसको शेयर करेंगे, और ललित अंबारदार चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी और आपकी बातचीत और ज़्यादा हो और क्रिएटिव हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।